हाँ भाई बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस 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 यस। क्या सभी बच्चों का नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऑडियो और वीडियो क्लियर है। नमस्ते नमस्ते। सर मुझे डेल्टा एच डेल्टा जी में कंफ्यूजन होता है। आकाश चौधरी, डेल्टा एच होता है इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की हीट को इंथैल्पी चेंज कहा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच से। डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। वो स्पॉन्टेनियस ऑफ प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों, माहौल कैसा है, बारिश कैसी है? भाई इधर तो भयंकर, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में तो ऐसे जाम लगे हैं, इतना बारिश हुई है कि कल शाम को तो मेरे पास नेट ही नहीं था। हाँ, जिसकी वजह से वाईटी वाली क्लास ही नहीं हो पाई थी। तो देखो, आज वाईटी वाली क्लास होगी। आज वाईटी की क्लास में आईयूपीएसी नेम चलेगा। आज आईयूपीएसी नेम हम लोग उसमें खत्म करेंगे, ठीक है। आज आईयूपीएसी उसमें खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। आईयूपीएसी चल रहा है पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ा दिया है, पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 इसको हम लोग फिनिश करेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का पार्ट 2 ऑर्गेनिक, ये वाईटी पे है। कितने बजे होती है आप सबको पता है, ठीक है ना। वो लाइव क्लास है 5 बजे। 5 बजे होगी लाइव। सब लोग ऑर्गेनिक करते जाए, ठीक है। एंड टेस्ट, टेस्ट का सिलेबस बता दिया है जो संडे को होता है। उसका सिलेबस जो है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स है, कुमुलेटिव टेस्ट है, मेजर टेस्ट है। केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। यस, हाँ। बायोलॉजी के 3, 9, 11, 20 में क्या है? 3, 9, 11, 20 में क्या है? करेक्शन है। अच्छा रवि, अच्छा, बायोलॉजी के 3, 9, 11, 20 में करेक्शन है। ओके, ठीक है। बायोलॉजी में 3, 9, 11, 20 क्या है? जूलॉजी है कि बॉटनी है? बायोलॉजी का जो 3, 9, 11, 20 है, जूलॉजी है कि बॉटनी है? अच्छा, बॉटनी है। ओके ओके, अच्छा। तो आप लोग तरुण सर को बोल दो, वो करा देंगे। वैसे मैं भी बोल दूंगा, ठीक है। मैं भी उनको बोल दूंगा, आप लोग भी बोल दीजिएगा, मैं भी बोल दूंगा, ठीक है। हम्म, हाँ। ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। ऑर्डर कैंसिल क्यों हो रहा है बेटा? बुक सब लोग ले ले, ठीक है। बुक सभी बच्चे ले ले, ठीक है। उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने डिजाइन किया है और हर टॉपिक के क्वेश्चन डाले हैं। हर टॉपिक के, हर तरह के नए नए टाइप के क्वेश्चन आपके लिए डाले, जैसे आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे जा सके। जैसे आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे जा सके, पूरा कॉम्बो ले लो
क्योंकि सभी टीचरों ने बहुत मेहनत की है, तो पूरा काम्बो ले लो इसी वजह से। और हम लोगों ने इस 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखा है कि हर बच्चे को, हर बच्चा कर सके, मतलब उसके पास इतने लिमिटेड आप क्वेश्चन होने चाहिए कि वो कर सके और नीट भी क्लियर कर सके। जैसे बहुत सारी बुक ऐसी होती है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि बेचारा बच्चा कर ही नहीं पाता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन भरे पड़े हैं और पता चला मेन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ही गायब है, या क्वेश्चन क्या है वही कट पेस्ट है, वही पीवाईक्यू पढ़े हैं, वही हर बुक में पढ़े हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे ने वो क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं तो उसको लगता है उसको आता है, मगर वो पहले से कर रखे हैं तो उसको रटे है। तो बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक बुक है। बुक का काम्बो ले लो क्योंकि उसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों बुक आ जाएंगे। बुक का काम्बो ले लो, उसमें चारों बुक आ जाएंगी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी, है ना। काम्बो ले लो, ठीक है। और अभी काम्बो शायद सितंबर 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में आपको प्राइस कम मिलेगा, क्योंकि बुक में क्या होता है बहुत ज्यादा चीजें लगती है, पेपर लगता है, कोरियर लगता है, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 100 रुपए कम करा पाए, बड़ी मुश्किल से हम लोग 100 रुपए कम करा पाए, ठीक है। वो भी देखो इतने दिन तक है। तो 1199 में 4 बुक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, और अच्छी क्वालिटी की है, तो आप लोग ले लो। क्योंकि बुक में क्या है, कोरियर शामिल होता है, पेपर शामिल होता है ना, प्रिंटिंग शामिल होती है, कवर शामिल होता है, जाने कितनी चीजें शामिल होती हैं। इस वजह से इसमें प्राइस कम कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, और बहुत लड़ाई लड़ने के बाद भी 100 रुपए कम करा पाए अब लोग, हाँ, बहुत मेहनत के बाद 100 रुपए कम करा पाए। तो अभी आप लोग ले लो, अभी क्या है 1199 की है, 1199 में चारों बुक मिल जाएंगे आपको, और हर बुक को कम से कम 2 बार लगाना है, टारगेट ये है हर बुक को, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी। क्यों? क्योंकि देखो मैं केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूं, मेरे केमिस्ट्री में नंबर आ भी गए, मान लो 180 में से 180 ले आए, तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है नीट पढ़ाना, तो नीट के हिसाब से एडवाइस देना है। हाँ, और मैं आज से इसका होमवर्क भी दिया करूंगा और उसके क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। आज से इसका होमवर्क भी देंगे, इसके क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों के पास आते जाए करते जाइए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, चलो अब पढ़ाने पे आते हैं, ठीक है। अब देखो आप रेडी हो जाओ लास्ट लेक्चर के टेस्ट के लिए, लास्ट लेक्चर का टेस्ट, सब लोग रेडी हैं? पेन कॉपी निकाल लें, पेन कॉपी निकाल लें, लास्ट लेक्चर का टेस्ट आने वाला है, सभी लोग पेन कॉपी निकाल लो लास्ट लेक्चर का टेस्ट के लिए, सभी लोग पेन कॉपी निकाल लें। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, सर ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है लल्लन। अच्छा, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है या कोई दिक्कत है तो आप मेरे को क्या करो, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं मैसेज कर दो अपनी डिटेल या जो भी है, तो मैं उन लोगों को भेज दूंगा, करा दूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक नंबर जुगाड़ता हूँ, एक नंबर जुगाड़ता हूँ जिस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सको, क्योंकि क्या है टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे बच्चा सोचता है कहाँ करूँ, वैसे सबसे सही जगह टेलीग्राम है, मगर मैं एक नंबर भी जुगाड़ता हूँ, हाँ, आप लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बुक के लिए ग्रुप बना दूं, कि बुक में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप उसमें डालो, मैं उसके डाउट उसमें बता दिया करूंगा। तो एक वो ग्रुप बना देता हूँ, नंबर दूंगा, है ना, नंबर एक खरीदता हूँ फिर देता हूँ। चलो सब लोग बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द बेसिक इन एक्वस सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द बेसिक इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, बिना नंबर दिए क्या व्हाट्सएप बन सकता है? बिना मोबाइल नंबर दिए, क्योंकि फिर बच्चे फोन बहुत करते हैं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होती है कि आप उस पर व्हाट्सएप कर सको, मगर व्हाट्सएप तो नंबर पे ही करते होगे ना। जैसे मैं बहुत जगह देखता हूं ना, वो कहते हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसका मतलब क्या होता है?
कि उस नंबर पे फोन नहीं लगेगा। बिजनेस अकाउंट, अच्छा, कम्युनिटी चैनल, चलो मैं किसी से डिस्कस करके ये सारी बातें पता करता हूं, क्योंकि क्या है ना, आपके डाउट बताने जरूरी हो गए। मैं करता हूं, एक दो दिन मुझे दो, आपके लिए मैं अच्छा कुछ करता हूं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द बेसिक इन इक्वस सोल्यूशन। अब सॉल्ट बेसिक कब होगा, सॉल्ट बेसिक कब होगा बताइए। अच्छा ठीक है, सॉल्ट बेसिक कब होगा जरा बताना, इनमें से कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा, इनमें से कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, जो कटायन हो उसको क्या दोगे, ये भाई प्लस है तो उसको ओ एच आयन दोगे, तो इससे क्या मिलेगा हमें, बेस। और जो एनायन है उसको क्या दोगे, एच आयन दोगे, उससे हमें क्या मिलेगा, एसिड। और फिर हमें पता चल जाएगा सॉल्ट कैसा है। और मैंने कहा था जो स्ट्रांग होगा सॉल्ट उसी का नेचर एक्वायर करेगा, जो स्ट्रांग होगा सॉल्ट उसी का नेचर एक्वायर करेगा। तो भाई देखो क्या है, इसको आपने ओ एच एन दिया, तो जब आपने इसको ओ एच एन दिया तो ये हो गया, ये निगेटिव है, इसको एच एन दिया। तो देखो, वीक बेस वीक एसिड, वीक बेस वीक एसिड में हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। वो कह रहा है सब बेसिक कौन है, तो चलो इसमें चलते हैं। क्या हुआ, निगेटिव आयन को क्या दिया, एच आयन, वीक एसिड, और पॉजिटिव आयन को क्या दिया, ओ एच आयन, स्ट्रॉन्ग बेस। ये सोल्यूशन बेसिक है, क्यों, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। ये सोल्यूशन बेसिक है क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब इसमें देखो, पीबी कैटायन को क्या दिया, ओ एच आयन, और एनायन को क्या दिया, एच आयन। तो यार ये वीक बेस और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये भी नहीं है, ये तो एसिड स्ट्रॉन्ग है। यहां पर भी यही है, कैटायन को क्या दो, ओ एच एन, एनायन को क्या दो, एच एन, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी नहीं है। तो ये सोल्यूशन हमारा कैसा है, बेसिक। यस, ये सोल्यूशन हमारा कैसा है, बेसिक। अब ये करो, द पीएच ऑफ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। पीएच का ऑर्डर लगाइए सारे लोग, सर प्लीज किया अभी तक नहीं आया है, 26 को ऑर्डर किया था अभी तक नहीं आया, आदर्श तिवारी। बेटा आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, फॉलो अप लेते रहो, ट्रैकर देख लो, है ना, आ जाएगा। 26 को ऑर्डर किया है, आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। नहीं तो फिर मुझे मैसेज करना। द पीएच ऑफ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। पीएच का ऑर्डर लगाइए, पीएच का ऑर्डर लगाइए, चलिए लगाइए, मैं जरा पानी लेके आता हूं बॉटल में। हाँ भाई, आंसर क्या आ रहा है, अच्छा
चलो चेक करते हैं। देखो पीएच का ऑर्डर पूछ रहा है। कल मैंने आपको पीएच का ऑर्डर लिख के दिया था। सबसे पहले प्योर एसिड होते हैं, उनका पीएच सबसे कम होता है। फिर एसिडिक सॉल्ट होते हैं, क्यों? एसिड का पीएच 7 से ज्यादा 7 से कम होता है। फिर न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा पीएच होता है बेसिक सॉल्ट का, और सबसे ज्यादा होता है प्योर बेस का। ये ऑर्डर है पीएच का। इन दोनों का पीएच 7 से कम, क्यों? एसिड है। इन दोनों का पीएच क्या है? 7 से कम। न्यूट्रल है 7, और ये दोनों ही बेसिक हैं, तो पीएच 7 से ज्यादा। तो वो कह रहा है ऑर्डर बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये चेक करना पड़ेगा कि कौन किस कैटेगरी में है। तो देखो HCl हमारा प्योर एसिड है, इसका पीएच तो सबसे कम होगा, है ना? तो हाँ, या तो ये आंसर है या ये। अब इसके बाद ये क्या है? ये न्यूट्रल है, क्यों? ये क्या है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, ये न्यूट्रल है, तो इसका पीएच तो 7 हो गया। और ये क्या है जरा चेक करो? NaOH और HCl, और ये क्या है? NH4OH और HCl, तो ये तो गलत हो गया। ये एसिडिक सोल्यूशन है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिडिक सोल्यूशन का पीएच एसिड के बाद आएगा, इसका मतलब ये वाली चीज यहां लिखी होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल है। देखो एसिडिक सॉल्ट का पीएच न्यूट्रल से पहले आएगा, इसका मतलब ये ऑर्डर गलत है। अब इसमें आ जाओ, पहले लिखा है एसिड, फिर एसिडिक सॉल्ट, फिर न्यूट्रल, फिर बेसिक सॉल्ट। ये सही है, ये सही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये सही है। अब सारे बच्चे मुझे एक बार अच्छे से बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही, किसके कितने क्वेश्चन सही। दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? यस 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 यस, दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं? बॉस सही, बॉस सही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, बहुत सही। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे लास्ट के लेक्चर में कहां तक पढ़ाया था उसके बाद। देखिए लास्ट का लेक्चर में आपका सॉल्ट क्या होता है ये बता दिया था, टाइप ऑफ सॉल्ट बता दिया था, नेचर ऑफ सॉल्ट बता दिया था, ऑर्डर ऑफ पीएच बता दिया था। बस हमारा रह गया था उसकी हाइड्रोलिसिस करके पीएच बताना कि पीएच कैसे निकालोगे। ये देखो ये कल का है, कल का लेक्चर है, तो कल के लेक्चर को ही हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने सीएचडी नहीं लिखे तो सीएचडी भी लिखना है। मुझे याद है कि मैंने सीएचडी नहीं लिखे थे, है ना? ये देखो ये पढ़ाना शुरू किया था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सॉल्ट पढ़ाया, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ाया, ठीक है। फिर आपको नेचर ऑफ सॉल्ट पढ़ाया, फिर आपको बताया कि कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का है, कैसे निकालोगे उसका पीएच का क्या होगा, पीओएच क्या होगा। फिर उनका ऑर्डर लिखा, ये देखो फिर मैंने उनका ऑर्डर लिखा। अब इसके आगे की बात करते हैं, अब इसके आगे की बात करते हैं। अब कोई बच्चे बताए देगा हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं? हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं? बताओ भाई, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? भाई आपने सॉल्ट पढ़ लिया, पूरी हेडिंग का नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं?
बताओ। हाँ, जरा बताइए। देखो, हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं? हाइड्रोलिसिस उस रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में वाटर के बीच का H और OH का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। यदि ड्यूरिंग द रिएक्शन H और OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। ड्यूरिंग रिएक्शन H OH बॉन्ड ब्रेक। यदि ड्यूरिंग रिएक्शन H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पूछूं क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, देखिए सारे बच्चे और बताइए। देखो, ये हमारा एसीटेट आयन है, अब इसने वाटर से रिएक्शन की और ये बनाया। क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है? बताओ, क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है? क्या ड्यूरिंग द रिएक्शन H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है? क्या ड्यूरिंग द रिएक्शन H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है? क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है? क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है? ड्यूरिंग द रिएक्शन H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है? अच्छे से देखो प्रकाश अच्छे से देखो। तो यदि आप देखो H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, H इसको मिला है और OH किसी को नहीं मिला है, देखो, तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। क्यों? H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब ये रिएक्शन बताओ, क्या ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है? ये क्या ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है? पढ़ो। क्या इसमें H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? वाटर इसके चारों ओर आ रहा है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। जब वाटर आयन के चारों ओर एक्युमुलेट हो जाता है तो उसको बोला जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ये होता है, जैसे देखो ये एसीटेट आयन है, अब इस एसीटेट आयन के चारों ओर, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, अब निगेटिव के चारों ओर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वाटर के पास तो दोनों पोल है, वाटर के पास दोनों पोल है, वाटर के पास H वाला भी पोल है, माइनस वाला भी पोल है, तो वाटर के पास दोनों पोल है, तो ये माइनस है, तो वाटर के ये प्लस वाले पोल इसके चारों ओर आ गए ड्यू टू अट्रैक्शन। ऐसे ऐसे, मगर बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये इन्होंने बना लिया पूरा एक आयन जिसको कहा जाता है एक्वस आयन। एक्वस आयन, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ऐसे है, या फिर ऐसे, और इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निगेटिव आयन के चारों ओर एक्युमुलेट हो गए। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस नहीं है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन, नॉट हाइड्रोलिसिस। बात समझ पाए? तो सभी बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, बातें आपस में नहीं करें। ऋषि,
तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। हाइड्रेशन में H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगला पॉइंट जरा समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ, यदि मैं HCl को ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा, H आयन आएगा और Cl आयन आएगा। यदि ये एसिड है तो एक प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बचेगा, एक प्रोटॉन निकालने के बाद बचेगा कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, यदि ये, ध्यान दो, ये देखो एसिड है तो एक प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बचेगा, एक प्रोटॉन निकालने के बाद बचेगा कॉन्जुगेट बेस। ये देखो क्या बचेगा, कॉन्जुगेट बेस। ये देखिए, अब जरा बताओ, ये बेस है, ये बेस है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बचेगा, ये बेस है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या आएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो बच्चों ने कहा आप ये बता क्यों रहे हो, ये तो आप पढ़ा चुके हो। क्योंकि अब जो बात मैं लिखने जा रहा हूं जरा उसको गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा सारे बच्चे। ओनली, गौर सुनिए बच्चों, ओनली वीक एसिड और वीक बेस कॉन्जुगेट आयन, कॉन्जुगेट आयन, ओनली वीक एसिड वीक बेस कॉन्जुगेट आयन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सिर्फ उन्हीं की हाइड्रोलिसिस होती है जो वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन होते हैं। वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की ही हाइड्रोलिसिस होती है, ध्यान रखिएगा। वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, उनकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। किसी ने कहा वाई, रीजन क्या है, तो जरा गौर से देखो रीजन क्या है। देखो ये है HCl आयन, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट आयन। अब मैंने इसको पानी में डाला तो ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ हाइड्रेशन करेगा। क्यों, गौर से देखो, ये वाटर से रिएक्शन कर गया ऐसे, और इसने बना दिया HCl प्रोटॉन एक्सेप्ट करके OH आयन। अब जैसे ही HCl बना तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फर्दर 100% आयोनाइज हो गया, फर्दर 100% आयोनाइज हो गया। फिर पानी में आ गया H आयन और Cl आयन। तो हम Cl आयन से चले, अब पानी में हमें फिर Cl आयन मिल रहा है, तो क्या आप कहोगे कि कोई रिएक्शन हुई है, क्या आप कहोगे कि कोई रिएक्शन हुई है? यदि कोई रिएक्शन होगी तो कोई प्रोडक्ट भी तो बनेगा, यदि कोई रिएक्शन होगी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा और अलग टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। हम Cl आयन से चालू करते हैं, Cl आयन पे एंड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कोई रिएक्शन नहीं हुई। और होती क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाटर से प्रोटॉन लेता है, क्योंकि निगेटिव आयन है तो प्लस के साथ इसका प्यार है, भाई निगेटिव आयन है प्लस के साथ प्यार है, इलू टीलू करेगा, तो ये प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन लेके बनाता है करस्पॉन्डिंग एसिड,
प्रॉब्लम ये है कि वो जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो फर्दर 100% आयोनाइज हो जाता है, वो फर्दर 100% आयोनाइज हो जाता है। तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा 10 Cl आयन पड़े थे, अभी भी 10 Cl आयन पड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो Cl आयन है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, उनके रिस्पेक्ट में हमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि वो जो करस्पॉन्डिंग एसिड या बेस बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसकी वजह से वो फर्दर 100% आयोनाइज हो जाता है। और जब वो फर्दर 100% आयोनाइज हो जाता है तो वही चीज वापस आ जाती है, वही चीज वापस आ जाती है। बात समझ पा रहे हो ऋषि बेटा, मैं तुम्हें ब्लॉक करने वाला हूं, है ना। गोपी आप लड़की हो क्या, अरे तुम्हें पढ़ाई करनी है कि लड़का लड़का जेंडर पहचानने हो, कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो क्या कि तुम्हें जेंडर में दिक्कत है। अरे वो लड़की हो लड़का हो आदमी हो औरत हो, ठीक है, इंसान हो जानवर हो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। तुम क्या है, म्युनिसिपालिटी के जो क्लर्क होता है ना उसकी तरह हो, हाँ भाई जेंडर बताओ, ये बताओ वो बताओ, तब तुम्हारी फाइल ऊपर जाएगी। अरे प्रभु तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम इस बात पे ध्यान दो कि एसिड किस कैटेगरी का है। अब तुम इंसानों पे चले गए हो कि इंसान की जेंडर क्या है, हम कह रहे हैं सॉल्ट का जेंडर चेक करो कि सॉल्ट का जेंडर कैसा है, एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है। अब तुम सबको सर्टिफिकेट बांटने लग गए। अरे प्रभु इतना नॉलेज लेके कहां जाओगे, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई कर लो, ठीक है। हाँ नहीं तो पता चला लो यार दिक्कत है, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है यार, और मेरा काम डांटना है। गलत काम करेगा कोई क्लास के अंदर तो मैं डांटूंगा। क्यों, क्योंकि यदि मैं आज आपको डांट दूंगा तो आज आप सुधर जाओगे तो कल सेलेक्ट हो जाओगे, कल सेलेक्ट हो जाओगे। तो एक बात हमें समझ में आई कि वीक एसिड वीक बेस की हाइड्रोलिसिस होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अब मैं वीक एसिड या वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस होती है तो कैसे होती है उसको भी दिखा देता हूं, उसको भी दिखा देता हूं। देखो ये एसीटेट आयन है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, इसको पानी में डाला, इसने पानी से रिएक्शन की, और पानी से रिएक्शन करके क्या करेगा, निगेटिव आयन है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। यदि किसी को लगे कि सर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखेंगे कैसे, तो भैया माइनस को प्लस दे देना, प्लस हो तो माइनस दे देना, तो ये माइनस है इसको प्लस दे दिया। अब आप चेक करो ये क्या है, ये है वीक एसिड, फर्दर 100% आयोनाइज नहीं होगा, फर्दर पार्सली आयोनाइज होगा, पार्सली आयोनाइज होगा, 100% आयोनाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ एसीटेट आयन आएंगे, सारे एसीटेट आयन नहीं आएंगे। ये आयोनाइजेशन करेगा 5% 7% ऐसे। तो देखो 5 एसीटेट आयन आ गए मगर 95 तो यहां बच गए ना। आपने एस्टिक एसिड तो डाला ही नहीं था, तो फिर ये एस्टिक एसिड आया कहां से पानी में, फिर ये एस्टिक एसिड आया कहां से, इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन हुई है। भाई मैंने 100 एसीटेट आयन डाले तो 100 एसीटेट आयन ने 100 एस्टिक एसिड बनाए, 100 एसीटेट आयन ने 100 एस्टिक एसिड बनाए, फिर उसमें से 5 मान लो फर्दर ब्रेक हो गए, तो 5 एसीटेट आयन वापस आ गए मगर अभी भी 95 एस्टिक एसिड है। इसका मतलब रिएक्शन हुई है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बन रहा है वो वीक एसिड वीक बेस है, और वीक एसिड वीक बेस फर्दर 100% आयनाइज होगा नहीं,
वो पार्सली आयोनाइज होगा 2%, 3%, 4%। इसीलिए कहा जाता है कि वीक एसिड के कॉन्जुगेट आयन, वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की सिर्फ हाइड्रोलिसिस होती है। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किसके लिए लिखोगे? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किसके लिए लिखोगे? वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन के लिए। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सिर्फ किसके लिए लिखोगे? वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन के लिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है वो मैं बता देता हूं। देखो जरा, मैंने आपसे पूछा इन विच सॉल्ट only cation participate in hydrolysis. अब ये जो लैंग्वेज लिखी है इसी को कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। सिर्फ कैटायन हाइड्रोलिसिस कर रहा है ना, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। इन विच सॉल्ट ओनली कैटायन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ए KCl, B Na2SO4, C NH4Cl, D all. In which salt only cationic hydrolysis occurs. अब कैटायन हाइड्रोलिसिस करेगा या नहीं हमको कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब क्या है? कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी तो मिलेगा क्या? देखो, मान लो कोई कैटायन है, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो कैटायन को क्या देते हो? OH आयन। तो क्या मिलता है भाई? कैटायन को आप OH आयन देते हो तो क्या मिलता है? कैटायन को OH आयन देने पर बेस मिलता है। तो यदि ये बेस वीक होगा तो हाइड्रोलिसिस होगी, और यदि ये स्ट्रांग होगा तो नहीं होगी। भाई कैटायन को मैंने क्या सिखाया है कि कैटायन को आप OH आयन दो, तो जब आप कैटायन को OH आयन दोगे तो मिलेगा क्या? बेस। और यदि वो वीक है तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। क्यों? क्योंकि वो वीक बेस का कॉन्जुगेट आयन है। और यदि वो स्ट्रांग है तो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो आपने क्या किया? आपने ये चेक किया, ये कैटायन है, इसको OH दिया। अब ये स्ट्रांग बेस है, इसका मतलब इस कैटायन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ये कैटायन है, इसको OH दिया। ये स्ट्रांग बेस है, इसका मतलब इस कैटायन की भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ये कैटायन है, इसको OH दिया। ये क्या है? वीक बेस है, इसका मतलब इसके कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी। क्यों? क्योंकि NH4OH वीक एसिड है, NH4OH वीक बेस है। तो अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। Which salt only anion hydrolysis is possible? Which salt hydrolyze both anion and cation both hydrolyze? In which salt anion and cation both hydrolyze? In which salt cation anion both does not hydrolyze? अब बहुत तरह के आप बना सकते हो क्वेश्चन। तो आप हाइड्रोलिसिस किसकी करोगे? सिर्फ वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन, वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ प्रिंस बेटा, आज करा दूंगा, आज करा दूंगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों को? बच्चों ने कहा हाँ सर समझ में आई। तो मैंने कहा ठीक है, अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? गौर से सुने सारे बच्चे, इस बात को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है जरा ध्यान दो। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच ऑफ इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। क्यों? सॉल्ट का इक्वल सॉल्यूशन एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो जब वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो उसका पीएच पता करना पड़ेगा, जब वो सॉल्यूशन बेसिक होगा तो उसका पीएच पता करना पड़ेगा, जब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो उसका पीएच हमें पहले से पता है। अब हमारे पास देखो 4 तरह के सॉल्ट हैं।
एक, देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, हमने कहा ये न्यूट्रल है, लास्ट में कल पढ़ाया था, ध्यान दो, हमने कहा ये न्यूट्रल है, तो इसका पीएच हमें पहले से ही पता है और इसका पीओएच भी हमें पहले से पता है, तो हम इसको क्यों सॉल्व करेंगे, है ना। मगर यदि मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, तो हमें ये पता है कि ये एसिडिक होगा, हमें क्या पता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है। अब यदि ये एसिडिक होगा तो पीएच 7 से कम होगा, मगर कितना होगा हमें नहीं पता है, पीओएच 7 से ज्यादा होगा, मगर कितना होगा हमें नहीं पता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसी तरह वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, हमें ये तो पता है कि सॉल्यूशन बेसिक होगा, और यदि सॉल्यूशन सॉल्ट का बेसिक है तो हमें यह पता है कि पीएच 7 से ज्यादा होगा और पीओएच 7 से कम होगा, मगर कितना होगा ये नहीं पता है। और यदि दोनों ही वीक है तो हमें कुछ नहीं पता है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है, सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकता है। अब एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, कैसे पता करना है ये हम बताएंगे। इसका मतलब एक केस का पीएच निकल चुका है, ये वाले केस का, ये वाले केस का हमें पीएच पहले से आता है, मगर बाकी 3 केस का पीएच निकालना पड़ेगा। देखो एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता है, ये पता है 7 से कम होगा, ये पता है 7 से ज्यादा होगा, मगर एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता है। तो अब हमें इनका पीएच कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसका किसका, इसका, इसका और इसका। तो मैं एक कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है बच्चों। देखो कैसे, अब हम लोग करते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसका पीएच निकालते हैं। अब देखना इसका पीएच यदि आप कॉन्सेप्चुअली निकालोगे तो कितने पेज में निकलेगा, गौर समझो। ये एक कंटेनर है, ये देखो। अब इस कंटेनर में बच्चों मैंने क्या किया, सी मोलर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले लिया, सी मोलर सोडियम एसीटेट इक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है जरा बताओ, इक्वस सॉल्यूशन। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको पता है वीक एसिड का के फिक्स होता है, वीक एसिड का के फिक्स होता है, ये गिवन है। बस आपको कंसंट्रेशन गिवन है और ये गिवन है। अब आपको पीएच निकालना है, ये सॉल्यूशन है। आपने क्या किया, इसमें सोडियम एसीटेट को डाल दिया है, आप लोगों ने इसमें सोडियम एसीटेट को डाल दिया है। अब आपने सोडियम एसीटेट डाला है और आप कह रहे हो इसका पीएच बताओ, इसका पीएच बताओ। अब गौर से सारे बच्चे समझेंगे कि इसका पीएच कैसे निकलेगा। मैं अभी सारा प्रूफमेंट कर देता हूं। रियलिटी में पीएच ऐसे निकलता है, मगर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप 10 मिनट तक तो फार्मूला ही प्रूफ करते रहोगे, चाहे नीट हो या चाहे जेई हो, चाहे जेई एडवांस हो, सब में हम क्वेश्चन फार्मूले से ही करते हैं। मगर एक बार प्रूफमेंट करना इसलिए जरूरी है जैसे आपको आइडिया रहे कि ये घटना घटती कैसे है, मतलब ये निकलता कैसे है, ये निकलता कैसे है ना। बेटा अर्जुन पीकेए 4.7 होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो पीके जो आएगा वो 4.7 आएगा, अप्रॉक्स 4.78 है ना।
तो चलो उससे अपने को मतलब नहीं है। अब देखो आपने पानी में एसिटिक एसिड को डाला, तो गौर से देखिए होगा क्या क्या। जब पानी में एसिटिक एसिड गया तो सोडियम एसीटेट को जब पानी में डाला तो ये एक सॉल्ट है, हाँ, तो जब सॉल्ट है तो ये पानी में गया तो 100% डिसोसिएट हो गया। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है। जब 100% डिसोसिएट हुआ तो क्या आ गया? एसीटेट आयन। और क्या आ गया? सोडियम आयन। ये देखो है एसीटेट आयन, सोडियम आयन। अब देखो क्या इनमें से कोई आयन पानी से रिएक्शन करेगा? ये किसका कॉन्जुगेट आयन है? ये है कॉन्जुगेट आयन ऑफ वीक एसिड। अब ये किसका कॉन्जुगेट आयन है? कॉन्जुगेट आयन ऑफ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी, कॉन्जुगेट आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब इनमें से क्या कोई वाटर से फर्दर रिएक्शन करेगा ब्रेक होने के बाद? आपने जैसे ही पानी में डाला ये ऐसे ब्रेक हो गया। अब इनमें से कोई क्या रिएक्शन करेगा? बताओ जल्दी से। इनमें से क्या कोई पानी में रिएक्शन करेगा? यस, एसीटेट आयन करेगा। क्यों? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम में लिखा है, क्योंकि ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन है। वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं मुन्ना। ये देखो पीछे लिखाया है, समझाया है, नहीं तो अभी मारे जाओगे दौड़ा दौड़ा के। फर्जी की बातें तुम्हें सारी याद रहती है, फर्जी की बातें सारी याद रहती है। ओनली वीक एसिड वीक बेस कॉन्जुगेट आयन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्यों करेगा वो बता रखा है। तो देखो इसमें से कौन करेगा? तो इसमें से एसीटेट आयन करेगा। क्या बनाएगा? निगेटिव आयन है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एसिटिक एसिड और OH है। और ये रिएक्शन किसमें है? इक्विलिब्रियम में। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किसमें होगी? इक्विलिब्रियम में। होगी कि नहीं होगी? होगी। अब बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या है? सॉल्यूशन में क्या क्या है? तो सॉल्यूशन में देखो एसीटेट आयन है, कॉमा एसिटिक एसिड है, कॉमा सोडियम आयन है, कॉमा OH आयन है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? तो तुमने क्या डाला है? तुमने डाला है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो क्या पीएच निकलेगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा तो क्या पीएच निकलेगा? मार खाओगे। मैंने हमेशा कहा है यदि बेसिक सॉल्यूशन है तो पहले POH निकलेगा, देन पीएच निकलेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ये सॉल्यूशन बेसिक है। अब जब बेसिक सॉल्यूशन है तो हमें पहले POH निकालना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। अब POH तो तभी निकलेगा ना जब भाई का कंसंट्रेशन पता हो। POH तो तभी निकलेगा जब भाई का कंसंट्रेशन पता हो। अब देखो इसका कंसंट्रेशन कितना है? C। तो जब 100% डिसोसिएट होगा तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना आएगा? C। अब मैं अगले पेज पे चलता हूं। अब तुम पेज गिनना कितने भर रहे हैं। देखो एसीटेट आयन ने हाइड्रोलिसिस ऐसे की है, देखते जाइए सारे बच्चे। ऐसे हमें POH निकालने के लिए, हमें POH निकालने के लिए OH आयन कंसंट्रेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि POH का फार्मूला ये होता है, तो हमें ये OH आयन कंसंट्रेशन चाहिए। शुरुआत क्या है? C। ये तो एक्सेस में है भाई, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो इसका मतलब पानी एक्सेस में है। 0 0 T इक्वल टू 0। ये C कैसे है? ये क्या है? 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो इसके 10 मोल लोगे तो 10 मोल ये बनेगा। इसका C कंसंट्रेशन लोगे
तो सी कंसंट्रेशन इसका बनेगा। क्यों? ये सॉल्ट है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका सी कंसंट्रेशन लोगे तो इसका सी कंसंट्रेशन बनेगा। ये देखो, अब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, तो हाइड्रोलिसिस हुई तो C1 माइनस अल्फा। अब इस अल्फा को यहां नाम दे दिया गया है H। H क्या है? H अल्फा ही है, मगर इसका नाम रखा जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नाम चेंज कर दिया गया है बस, रिएक्शन के नेचर के बेसिस पे। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो इसका नाम रख दिया गया है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मगर H का बिहेवियर, H की मीनिंग सब कुछ अल्फा जैसी है। H का बिहेवियर, H की मीनिंग बिल्कुल अल्फा जैसी है। ठीक है, तो C1 माइनस अल्फा ये एक्सेस में है, आप चाहो तो यहां से भी C अल्फा माइनस कर लो, मगर ये एक्सेस में है तो हटा दो। आप सिर्फ अपने काम की चीज लिखो, CH एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आई तो ये कितना बना? देखो, C को अंदर कर दो तो ये आ गया, तो इसका मतलब C कंसंट्रेशन में से C माइनस H कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो रहा है। C कंसंट्रेशन में से C माइनस H कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो रहा है, तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा, उतना ये फॉर्म होगा। तो CH कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो रहा है तो CH कंसंट्रेशन फॉर्म होगा, CH कंसंट्रेशन फॉर्म होगा। अब देखो, OH आयन कंसंट्रेशन हमें मिल गया, क्या मिल गया है? CH। देखो, OH आयन कंसंट्रेशन हमें मिल गया है, क्या मिल गया है? CH। अब हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब फंस हम कहां गए? हम फंस यहां गए कि हमें C तो दिया है क्वेश्चन में, ये देखो आपने क्वेश्चन में कहा है कि C दिया है, Ka दिया है, H थोड़ी दिया है, तो H की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। अपने को C दिया है मगर H नहीं दिया है, मगर H नहीं दिया है तो H की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब H की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखो, H की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपने लगाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये H है, सॉरी एक मिनट बच्चों, अच्छा यहां पे गलत लिखा है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वाटर क्या है? प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को हम यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको फिर इधर ले आना, ऐसे ऐसे। अब क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो, वाटर का कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर एक्सेस में है। वाटर किस में है? एक्सेस में। अब देखो बच्चों, इस पूरे को एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। इस पूरे को, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं और इसको बोल देते हैं KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और ये ऐसे लिख दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक नया नाम रख दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, KH। KW नहीं, KH। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की जो इक्विलिब्रियम बनती है, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? KH। KH का मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH का मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये देखो, इसका नाम रख दिया जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
जैसे के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, के डब्ल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, उसी तरह से के एच भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये देखो, अब इनकी वैल्यू डाल दो, एस्टिक एसिड की वैल्यू ये है, OHN की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये। तो मैंने सबकी वैल्यू डाल दी। तो देखो जब वैल्यू डाल दोगे तो क्या आया, के एच इक्वल टू सी एच इंटू सी एच, डरना नहीं, इंटू सी माइनस 1 माइनस एच। ये देखो एसिटेट एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन CH, OHN का CH और इसका C1 माइनस एच या C माइनस CH, बात एक ही है। अब यहां पे आपने अप्रोक्सीमेशन लगाया, क्या, यदि 1 माइनस एच अप्रोक्सीमेट 1 है, इसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अल्फा का मतलब एच की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। तो जब तुम ये अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, देखो, तो एच की वैल्यू आ गई के एच अपॉन सी। ये देखो, अब ये हमारा एच निकल आया है। अब इसको जाकर आप डाल दो OH वाले फार्मूले में। क्यों, देखिए हमारा POH इक्वल टू निकला माइनस लॉग CH। अब हमें H नहीं पता था तो H हमें निकालना पड़ा। ये देखो H की वैल्यू आ गई है, और KH इक्वल टू होता है, KH इक्वल टू होता है KW अपॉन KA इंटू सी। KH इक्वल टू होता है KW अपॉन KA। क्योंकि क्वेश्चन में गौर से देखना कितना बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्वेश्चन में KH थोड़ी दिया है, KA दिया है, KH कहां दिया है, तो फिर KH भी तो निकालना पड़ेगा। अब देखो बात कहां फंसी है, POH निकालने के लिए हमें H चाहिए और H निकालने के लिए हमें KH चाहिए। अब KH कैसे निकलेगा, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं KH कैसे निकलेगा। देखो वाटर की इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW, और हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन ये है, और इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KA। और हमें किस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, हमें इस इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। देखो आप बताओ, यही तो चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। दो इक्वेशन दी है, अब तीसरी इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, कैसे करोगे, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तीसरी की चाहिए। तो देखो एसीटेट आयन किधर चाहिए, लेफ्ट में, यहां कहां है, राइट में, इसकी पलटी मारो, इसको पलटी मारो, इसको आप क्या करो, पलटी मारो, ये देखो, ठीक है, हमने इसकी पलटी मार दी तो के भी पलट गया। इसको कहा इक्वेशन 2 और इसको कहा इक्वेशन 1। देखो एसीटेट आयन लेफ्ट में चाहिए था, लेफ्ट में आ गया। एक मिनट यार, मेरे से बार बार एक ही गलती हो रही है, दोनों तरफ एसीटेट आयन लिख जा रहा है ना। ये देखो एसीटेट आयन लेफ्ट में चाहिए था, लेफ्ट में है। एस्टिक एसिड हमें कहां चाहिए, एस्टिक एसिड चाहिए राइट में, राइट में है। वाटर कहां चाहिए, लेफ्ट में, लेफ्ट में है। तो 1 और 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2। तो जब 1 प्लस 2 को जोड़ोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो 1 प्लस 2 को जोड़ो, देखो एसीटेट आयन ये आ गया, वाटर ये आ गया, ये एच आयन इस एच आयन से कैंसिल हो गया। देखो आप OH आयन ये आ गया, एसीटेट आयन ये आ गया। तो जब आप इक्वेशन को जोड़ते हो तो के किस में चले जाते हैं, के चले जाते हैं मल्टीप्लाई में। इक्वेशन को जोड़ने पर के किस में चले जाते हैं, मल्टीप्लाई में।
तो ये देखो वैल्यू निकल के आई KH की, वो वैल्यू मैंने यहां डाल दी। अब निकल के आ गया है H, अब निकल के आ गया है H की वैल्यू। ये देखो KH की वैल्यू हमें नहीं पता थी, KH की वैल्यू मैंने ये निकाली, डाल दिया। अब इस H की वैल्यू जाके यहां डालो, तब POH निकलेगा। तो भाई इस H की वैल्यू यहां डालते हैं जाके, माइनस लॉग CH। अब H की वैल्यू क्या है जरा एक बार पढ़ लो। H की वैल्यू है KW अपॉन KA इंटू C, अंडर रूट KW अपॉन KA इंटू C। अब बच्चों इसको C को अंदर करो, तो जब C को अंदर करोगे तो ये आया OH कंसंट्रेशन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये देखो C अंदर जाएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे अंदर गया तो C स्क्वायर हो गया, तो ये कट गया है ना, ये कट गया। क्यों? स्क्वायर वाली चीज बाहर निकलती है तो एक पावर कम हो जाती है, तो जब ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऐसा गया। अब इसमें से देखो KA दिया है, C दिया है, KW हमें पता होता है। अब इसको सॉल्व करो, इससे सिर्फ POH निकलेगा, PH नहीं निकलेगा। इससे सिर्फ क्या निकलेगा? POH। ये देखो 1/2 को बाहर ले आओ। अब इसको लॉग का फार्मूला लगा दो, लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KE। अब सबकी वैल्यू डाल दो। मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखो माइनस लॉग KW की वैल्यू है 10 की पावर -14 माइनस लॉग C, ये हो गया प्लस, है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूं माइनस लॉग KE प्लस को। अब जरा देखो बच्चों, डरना नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आपका खत्म कब होगा। अब ये देखो -14 इधर आएगा तो +14 हो जाएगा, -14 इधर आया तो ये +14 हो गया। अब माइनस लॉग KA को क्या कहते हैं? PKA। माइनस लॉग KA को क्या कहते हैं? PKA। इतनी चीज को क्या बोला जाता है? PKA। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई डाल दो, डरना नहीं कोई। 2 का अंदर मल्टीप्लाई डाल दिया गया, ये आ गया। अब हमें तो बच्चों क्या चाहिए था? PH। हमें POH तो चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था? PH। तो भाई PH इक्वल टू आ गया 14 माइनस POH। क्यों? POH निकल आया है, तो वैल्यू डालो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C। ये pH निकला। तो यदि किसी ने सॉल्ट का pH पूछ लिया तो जरा देखना कितने पेज में मैं कर पाया हूं। अब तुम कितने पेज में करोगे ये तो भूल जाओ, और कितना बड़ा होगा, यहां से चालू हुआ है, एक पेज ये लग गया, 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 ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो इस वजह से हम इसके फार्मूले याद रखते हैं, और उन्हीं पर फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेईई एडवांस क्यों ना हो। वो जहां जहां घुमाएगा वहां वहां मैं बता के रखूंगा कि किस जगह कैसे घुमा सकता है। तो इस प्रूफमेंट को किसी को करने की जरूरत नहीं है, इस प्रूफमेंट को किसी बच्चे को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। फिर समझो, ना तो आपको प्रूफमेंट करना है,
ना प्रूफमेंट याद रखना है। तो बच्चों ने कहा सर फिर आपने क्यों किया? मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि हम डायरेक्ट फार्मूले क्यों यूज कर रहे हैं और पेपर में डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। जहां घुमा रहा होगा वहां मैं बता दूंगा किस जगह घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, उसकी टेंशन ना लो, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाओगे, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास, इवन जेई में भी इतना टाइम नहीं रहता। तो जरा देखो, आपको क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये ध्यान कैसे रखना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूं, आपको ये यूज करना है। अब गौर सुनो सारे लोग, आप इस टेबल को समझो, आप इस टेबल को समझो, ठीक है? अब देखो बच्चों, अब देखो किसमें किसमें क्या क्या लिखना है आपको। ये है टाइप ऑफ सॉल्ट, किस टाइप के सॉल्ट की बात चल रही है। ये है उसका H कितना होगा, ये है उसका KH कितना होगा, ये है उसका pH कितना होगा, और ये है उस सॉल्यूशन का नेचर कितना होगा, नेचर कैसा होगा। अब इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से बस ध्यान रखना है। अब ये देखो गौर से जरा समझिए सब लोग। पहला, हमारे पास कैटेगरी क्या है, 4 कैटेगरी है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, मतलब NaCl टाइप, है ना। अब इसका H नहीं होता है, क्यों? ना तो कैटायन पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोलिसिस में, ना एनायन पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो जब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे होगी? जब रिएक्शन ही नहीं हो रही है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्यों बनेगा? जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं हो रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बनेगा? जब रिएक्शन ही नहीं है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बनेगा? पीएच कितना आएगा? 7। पीओएच कितना आएगा? 7। सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। आपको बस ये टेबल पे फोकस रखना है, इस टेबल पे फोकस रखना है बस। इनकी कहानी खत्म। अब आ जाओ दूसरा। अब देखो हमारे पास है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, जो अभी हम करके आए थे एज एग्जांपल। इसमें क्या था? सोडियम एसीटेट। अब इसका H कितना बनेगा? Ka=KH/C, या इसी को क्या लिख सकते हो? H=√KW/KA/C। ये देखो, अब आप मुझे जरा बताना, सारे बच्चे बताएंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है। तो आप देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, गौर सुनते जाइए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यार ये गलत लिखा है, हम लोग कहीं फार्मूला गलत यूज करके आए क्या? हाँ, एक मिनट, ये गलत लिखा है। ये तो OHN का फार्मूला आया था, HN इसका थोड़ी आया था, इसका तो ये आएगा ना यार, वही मैं कहूं। ऊपर सी तो OHN में आया था, ये देखो, है ना, ऊपर सी OHN में आया था।
HN में तो सी नीचे ही है, ये देखो HN में सी नीचे है। हाँ, अब यहां से गौर से देखो, इसका मतलब यदि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा है। चेक करो, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, देखो है। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नेचर ऑफ एसिड पे भी डिपेंड कर रहा है। क्यों? एस्टिक एसिड का Ka अलग होगा, ठीक है, फार्मिक एसिड का Ka अलग होगा, बेंजोइक एसिड का Ka अलग होगा। मतलब हर वीक एसिड की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम नहीं होगी। एस्टिक एसिड की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अलग होगी, फार्मिक एसिड की अलग होगी, बेंजोइक एसिड की अलग होगी, HCN की अलग होगी, जबकि ये सब के सब वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस K पर भी डिपेंड कर रही है। 10⁻⁻² मोलर सोडियम एसीटेट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अलग होगी, 10⁻⁻6 मोलर सोडियम एसीटेट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अलग होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ये देखो, तो फार्मूला याद रखने के साथ साथ रिलेशन भी अच्छे से याद रखना कि किसके किसके बीच में क्या रिलेशन है। अब KH इक्वल टू क्या होता है? KH इक्वल टू होता है KW अपॉन KA। इसका KH क्या है? KW अपॉन KA। KW में क्या डिवाइड कर दो? जो वीक हो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड वीक है तो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब pH कितना निकला था? तो भाई देखो, मुझे तो फार्मूला याद है, मैंने अभी प्रूव भी किया है, मगर मुझे याद भी है, ठीक है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। अब आप सोचो कि सर जो है बिना याद करे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नहीं, सर को भी याद है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यहां पे क्या रखना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये देखो C क्या है? C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। pH का फार्मूला ये है, और pH है क्या? ग्रेटर देन 7। भाई बेसिक सोल्यूशन है ना, तो बेसिक सोल्यूशन है तो pH ग्रेटर देन 7 है, और POH लेस देन 7 है। सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है। क्यों? स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है? चेक करो, स्ट्रॉन्ग कौन है? सारे लोग देखो, स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। अब तीसरा सोल्यूशन टाइप 3। देखो, इस टेबल को बस आपको ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर के इसमें एक साथ लिखे हैं। अब देखिए, अब है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस सॉल्ट, जैसे NH4Cl। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस सॉल्ट। अब देखो H क्या आएगा? KH अपॉन C, या फिर KH की वैल्यू क्या होगी? KW अपॉन KB इंटू C। देखो, दोनों फार्मूलों को याद रखने का थोड़ा तरीका बता देता हूं। जब एसिड वीक है तो यहां देखो Ka आया है, KH का फार्मूला क्या बना है? KW अपॉन K। जो वीक होता है वो KW के अपॉन में जाता है, KH के फार्मूले में। वीक कौन है? बेस, तो KH का फार्मूला क्या बनेगा? KW अपॉन KB। क्यों? बेस वीक है। अब KH का फार्मूला यहां डालोगे तो यहां B आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। KH की वैल्यू ये। अब सोल्यूशन क्या है? एसिडिक है। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH जो भी आएगा 7 से कम आएगा। कितना आएगा? मैं लिख रहा हूं 7 माइनस हाफ pKb, मुझे याद है, माइनस हाफ लॉग C। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब pH क्या है? 7 से कम। POH क्या है? 7 से ज्यादा। सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, एसिडिक सोल्यूशन। देखो, सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। अब लास्ट एंड फाइनल 4, मान लो दोनों के दोनों वीक है,
वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट, जैसे अमोनियम एसीटेट, तो उसके KH का फार्मूला होता है KW। मैंने फार्मूले में क्या पढ़ाया है? जो वीक है वो नीचे आएगा। अब बताओ वीक कौन है? एसिड। वीक कौन है? बेस। दोनों वीक हैं तो दोनों नीचे आएंगे। तो अब फार्मूला होगा KH इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। और H का फार्मूला क्या होगा? अब गौर से यहां पर ध्यान रखो, अंडर रूट KH, इसका मतलब अंडर रूट KW अपॉन KA इंटू KB। अब गौर से देखिए सारे लोग, जब कोई एक वीक है तो C का टर्म है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वाले फार्मूले में C का टर्म है। देखो कोई एक वीक है तो ये देखो, अब जब दोनों वीक हैं तो C का टर्म गायब है। इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, शॉर्टकट में लिख देता हूं, H डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration of salt, does not depend upon concentration of weak acid, weak base salt। जबकि बाकी में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड कर रही है, मगर वीक एसिड, वीक बेस के केस में जो H का फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट KH। अंडर रूट KH का मतलब क्या है? अंडर रूट KW अपॉन KA इंटू KB, जिसमें कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है मगर KH और KB का टर्म है। देखो KH और KB का टर्म है, तो सारे बच्चे जरा गौर से फार्मूला ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएंगे इन पे, कैसे आएंगे कराऊंगा। अब इसका pH कितना आएगा? इसका pH आता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ये देखो, अब ये डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा होगा, pH कैसा होगा। तो गौर से देखो, यदि बच्चों केस नंबर 1, यदि pKa बराबर है pKb के, pKa बराबर है pKb के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ Ka बराबर है Kb के। तो pH 7 होगा, ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो pH 7 होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। केस नंबर 2, मान लो pKa बड़ा है pKb से। अब गौर से सुनना, pKa बड़ा है तो Ka छोटा है। ये देखो गौर से देखो, सॉरी कहां क्या लिखा है, pKa बड़ा है तो Kb छोटा है। क्यों? क्योंकि भाई pK इक्वल टू क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, pK इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka। माइनस लॉग Ka का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये देखो, तो ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है तो ये छोटा है। तो आपने कहा है कि pKa बड़ा है तो Ka छोटा होगा Kb से, है ना? तो कभी कभी घुमाने में ये रिलेशन दे देगा और तुम इस रिलेशन को ही मान लोगे। तो देखो जब Ka बड़ा होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगी? 7 से ज्यादा। वैल्यू क्या आएगी? 7 से ज्यादा। अब जब वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। क्यों? pH की वैल्यू 7 से बड़ी है, सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। केस नंबर 3, यदि pKa छोटा हुआ,
पी के बी से, तो के ए बड़ा होगा के बी से। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो साथ में कुछ वैल्यू घट जाएगी, तो पीएच आएगा 7 से छोटा, और पीएच 7 से कम आ रहा है, तो सोल्यूशन कैसा हो रहा है? एसिडिक। सोल्यूशन कैसा हो रहा है? एसिडिक। ये देखो सोल्यूशन कैसा हो रहा है? एसिडिक। क्या हुआ? अच्छा, मैं पढ़ाने में मस्त हूं तो बाकी लोग अपना बात करने में मस्त है ना? अरे सर खुद दौड़ा पड़ा है, अरे सर पगला गए हैं, अरे सर सठिया गए हैं, इसलिए अपना पढ़ाने में मस्त है। चलो हम लोग बातें करें, चलो हम लोग बातें करें। सुनहरे सपने देखे, खुली आंख से सपने देखे कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, मेरे पास शौहरत है, मेरे पास गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, ऐसो आराम चल रही है, मस्ती चल रही है। अरे प्रभु, इतनी जल्दी सपना मत देखो, इतनी जल्दी सपना मत देखो। मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? यहां पे कुछ और नहीं समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझो, नहीं तो अभी 10 मिनट बाद जो है ना क्वेश्चन नहीं निकल रहे होंगे। और फिर क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, लगता है अरे सर्वेश सर लगता है पढ़ा ही नहीं पाते हैं यार, क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं। अरे यार ये सब्जेक्ट ही बेकार है यार, अरे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, इस चैप्टर को नहीं करेंगे तो पेपर हो ही जाएगा यार। अरे क्वेश्चन नहीं निकल रहा, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मेरी गलती क्यों होगी? मैं तो ऑलवेज राइट पर्सन हूं ना। अरे इसका मतलब यार ये बुक ही खराब है, क्वेश्चन नहीं निकला। अरे यार सर्वेश सर इसका मैं पढ़ा ही नहीं पाते, अरे क्वेश्चन नहीं निकला, ओफो इस साल पेपर टफ आया था ना इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस साल पेपर टफ आया था इसलिए मेरा नहीं हुआ। जिनका हुआ है उनको पेपर मिल गया होगा, उनका लक अच्छा होगा, उनका लक अच्छा होगा यार, उन्होंने जो पढ़ा वही आ गया। हमारा लक खराब था, हमारी मेहनत खराब नहीं थी, हम मक्कार हैं ये नहीं है, हमारी प्लानिंग वीक है ये नहीं है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो गलती मेरी है ये नहीं है। अरे उनका लक अच्छा होगा यार इसलिए उनका हो गया, अरे पेपर टफ आया था इसलिए मेरा नहीं हुआ है, नहीं तो मेरा तो होता ही होता। अरे यार पेपर टफ आया था, अरे यार जो सर ने पढ़ाया था वो आया नहीं था, अरे यार बस थोड़ा रिवीजन करके जाता तो हो जाता। अरे मेरा इसलिए भी रुक गया है, क्यों? क्योंकि मैं मौसी की शादी में चला गया था यार, मम्मी की वजह से तो मेरा सिलेक्शन रुक गया। अरे मेरा सिलेक्शन तो इसलिए रुक गया यार, मैं पापा के भाई की लड़के की शादी में चला गया था, अपने कजन ब्रदर की शादी में चला गया था, नहीं तो मेरा सिलेक्शन तो पक्का ही था यार। ये दुनिया वालों की वजह से मेरा सिलेक्शन हर साल रुक रहा है, इत्तेफाक की बात है। और किसी का अरे यार सर मेरा इलू टीलू ना होता ना तो मेरे 3 महीने बर्बाद ना होते, और 3 महीने बर्बाद ना होते तो मेरा सिलेक्शन सर हो जाता। इलू टीलू जैसे पापा ने किया था, अरे तुम्ही ने तो किया था। अरे सर मैं डिप्रेशन में रहता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अरे डिप्रेशन में गया कौन है? तुम ही तो गए हो, कोई पापा मम्मी हम थोड़ी गए हैं। तो निकम्मो नाकाराओं, जितनी गलतियां ये तुमने की हैं, और हर बार तुम्हें बहाना मिल जाएगा, अगली साल भी मिल जाएगा, अगली साल भी कोई ना कोई तो बहाना मिल ही जाएगा। इस साल ये वाला बात, अरे यार 2026 और 25 में ना इंडिया में बहुत बाढ़ आई थी, खूब पानी बरसा था, जिसकी वजह से ना मेरा मन बेचैन हो गया, मैं पानी में खेलता रहा, लाइट कम आई, नेट नहीं चला, इसलिए मैंने सिलेक्शन नहीं लिया। इसमें मेरी गलती कहां है? कोई बताए मेरी गलती है कहां? मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम हर साल पेपर देते रहो, हम लोगों को पैसे देते रहो, घर वालों के पैसे बर्बाद करते रहो, मगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? मम्मी पापा की है कि वो हर साल तुम्हें पैसे देके पढ़ा रहे हैं। गलती किसकी है? भाई बहन की है, मम्मी पापा की है, जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं। गलती किसकी है? मेरी है, जो जिसको लग रहा है कि नहीं यार ये सेलेक्ट हो जाएंगे, इनके साथ मेहनत करो। गलती किसकी है? ऊपर वाले की है कि वो इस 2025 में उसने पानी भी गिरा दिया, बाढ़ भी ले आया, जिसकी वजह से मेरे बच्चे का बेचारे का नेट एक दिन खराब हो गया। अब उसकी वजह से तो उसका सिलेक्शन रुक जाएगा, उसकी वजह से तो उसका सिलेक्शन रुक जाएगा। गलती उनकी है, आपकी गलती कैसे हो सकती है? ऑलवेज राइट, आप तो हमेशा राइट हो, आपकी गलती क्यों होगी? आपकी गलती क्यों होगी? गलती किसकी है? अरे यार वो खूबसूरत है तो मैं उस पर आ गया, मेरा दिल उस पर आ गया, तो गलती मेरी कहां है? उसकी खूबसूरती की गलती है, मेरी गलती कहां है?
मेरी गलती कहाँ है? गलती क्या है? अरे मैं 10 घंटे सो रहा हूं, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। यार मम्मा ने खाना इतना अच्छा बनाया, मैंने ज्यादा खा लिया, मैं 10 घंटे सो रहा हूं, इसमें मेरी गलती क्या है? इसमें मेरी गलती कहाँ है बताओ तो कोई लोग। तो आपकी गलती कभी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलवेज राइट हो। आपके चारों ओर यही गलत लोग घूम रहे हैं, मगर जिंदगी भर घूमेंगे, इसलिए तुम जिंदगी भर सेलेक्ट नहीं होगे। मगर गलती भी तुम्हारी कोई नहीं है, गलती दूसरे लोगों की है। गलती मम्मी पापा की है कि तुम पर विश्वास करके बैठे हुए हैं। गलती बड़े भाई बहन की है कि तुम पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। गलती छोटे भाई बहन की है कि वो ये सपना देख रहे हैं कि मेरा बड़ा भाई बहन डॉक्टर बनेगा। गलती मेरी है कि मैं ईमानदारी से तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं। तुम्हारी कैसे गलती हो सकती है? तुम्हारी कैसे गलती हो सकती है? तुम तो ऑलवेज राइट हो। गलती ऊपर वाले की है कि पूरे साल में वो 2-3 बार पानी गिरा दे रहा है, जिसकी वजह से बेचारा मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। गलती उसकी है। हाँ भाई, तो 2, 4, 6, 10, 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, बच्चे जो अपनी गलतियों को ढूंढते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये सब है। तो देखो, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसी से सारे क्वेश्चन निकलेंगे जो पीएचईएच वाले होंगे। तो ये टेबल आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, ये पूरा, तभी आपके क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। अब क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं, कैसे आते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल दे देता हूं, जैसे आप अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाए और समझ पाए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखो, आपसे कहा गया है व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.5 m इक्वल सोल्यूशन ऑफ ये। आपको सबसे पहले सॉल्ट पहचानना होगा, क्योंकि यदि आप सॉल्ट नहीं पहचानोगे तो आप फार्मूला कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले देखो क्या पहचानना होता है, सॉल्ट। अब ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है? कैटायन को क्या दोगे? कैटायन को क्या दोगे? OH-N। एनायन को क्या दोगे? HN। कार्बन का एसिड है तो वीक एसिड होगा, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का फार्मूला क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का फार्मूला ये है। अभी आप लोगों को याद नहीं है, इसलिए मैं लगा देता हूं। इसमें मतलब कोई आपकी गलती नहीं है, आप तो हमेशा राइट हो। आपको क्यों याद होगा? 2 साल हो गए तो क्या हुआ? हम तो इस बार आप पहली बार पढ़ा रहे हैं ना आपसे। अब फार्मूला लगाया तो 7, पी के ए की वैल्यू दी है। अच्छा हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, भाई ने घुमा दिया है। आप लोगों के चक्कर में एक बात बताना भूल गया, यहाँ भाई ने घुमा दिया है। रुक जाओ, इस क्वेश्चन को मत कर रहा अभी, नहीं तो बेटा लुटिया डूब जाएगी। भाई मैं सोचूं कि यार जेई में इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। जेई में इसलिए इजी पूछ रहा है कि वो इजी है नहीं, वो दिख रहा है। गौर से देखो, एक और आपको रिलेशन बता देता हूं जो यूज होगा। वैसे मैं ये पीछे पढ़ा चुका हूं, आपको मैंने ये पढ़ाया है। गौर से देखो, के ऑफ वीक एसिड इंटू केबी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मल्टीप्लाई KW के बराबर होता है। याद है लेक्चर नंबर 2 आयनिक इक्विलिब्रियम। के ऑफ वीक एसिड केबी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मल्टीप्लाई KW के बराबर होता है। इसी को pKa के टर्म में लिखोगे तो ये लिखोगे pKa ऑफ वीक एसिड प्लस pKb ऑफ कॉन्जुगेट आयन का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? pKw की वैल्यू कितनी है? 14। pKw की वैल्यू कितनी है? 14। जरा ध्यान रखना इस बात को, ये और ये सेम बात है। ये Ka के टर्म में लिखा है और ये pKa के टर्म में लिखा है। देखो आपको मैंने पीछे पढ़ाया था Ka ऑफ वीक एसिड इंटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट आयन का मल्टीप्लाई KW के बराबर होता है। उसी तरह pKa ऑफ वीक एसिड प्लस pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस का सम 14 के बराबर होता है। और देखो ये कहां लगेगा,
ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखो जरा बच्चों गौर से। हमारे पीएच का फार्मूला ये है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के पीएच का फार्मूला होता है 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। हम जोश जोश में क्या करते हैं, हम जोश जोश में क्या करते हैं, ये वैल्यू डाल देते हैं। अच्छा पीके दिया है, डाल दिया। अरे ये पीके बी दिया है, पीके बी ऑफ एसिटेट आयन, और हमें पीके ए रखना है, एसिटेट आयन का नहीं, इसका पीके ए रखना है। फार्मूले में लिखा है पीके ए, और के ए क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये एसिड का थोड़ी दिया है, तो भाई यहां पर ये फार्मूला लगेगा डिसोसिएशन पीके ए ऑफ एसिड प्लस पीके बी ऑफ कॉन्जुगेट आयन का सम 40 के बराबर है, का सम 14 के बराबर है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू बच्चे जोश जोश में डाल देते हैं, और ऐसा नहीं कि गलती कभी कभी मेरे से भी हो जाती है, यदि मैंने ना ध्यान दिया तो मैं भी डाल देता हूं, तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वैसे मेरे चांसेस ना के बराबर हैं, मगर हाँ ये देखो, तो जरा मेरे प्यारे जोशीले नौजवानों, है ना, अपने मम्मी पापा के फ्यूचर के बच्चे, है ना, फ्यूचर डॉक्टर, जरा ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो निपट जाओगे। तो यहां पे ये वैल्यू मत डालो, क्योंकि ये देखो लिखा है पी के बी ऑफ सी एन निगेटिव आयन, मतलब कॉन्जुगेट आयन ऑफ वीक एसिड, कॉन्जुगेट आयन ऑफ वीक एसिड, तो यहां तो पीके डालना है। तो ये कॉन्सेप्ट से ये निकालोगे, फिर लिखोगे। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.5, ठीक है। अब इसको लिखो, तो ये 7 आधा कर दो, 4 दूनी 8, और ये देखो 4 दूनी 8, और ये 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, और फिर 1 हो गया 5। अब ये देखो यहां पर जरा गौर से देखो, इसको लिखोगे आप ऐसे, तो जब इन दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, जोड़ो भाई इन दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 11, ये आ गया। अब इसको देखो, अब ये हुआ -1, और log 5 की वैल्यू होती है 0.7 प्लस का, तो ये आया -0.3। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, ये मैंने कैसे कर दिया समझ पाए हो, इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, देखो log m प्लस log n लगा दिया, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो -1 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू 1, और log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7, तो ये कितना आ गया माइनस का 0.3, तो ये 11.65 में -0.15, तो ये आया 11.50, ये पीएच निकल के आया 11.50। जुड़ेगा नहीं, माइनस है, घटेगा, बाकी कैलकुलेशन देख लेना यदि कहीं गड़बड़ हो तो। बच्चा कह रहा है सर फार्मूला में माइनस लगा होता है, अरे ना मुन्ना ना, अभी हमें याद है, आपको अभी याद नहीं है, क्योंकि आप अभी अभी मैंने पढ़ाया है ना, मगर मुझे याद है यार, ऐसा मत करो यार, ऐसा भी ना करो यार, है ना। ये देखो सर्वेश दीक्षित, देखो क्या लिख रहा है, अरे भाई यहां प्लस होगा, यदि मैंने माइनस लिखा है तो गलत लिखा है, प्लस होगा। ये देखो अभी तो करके आए हैं, अभी तो फार्मूला प्रूफ किया है, ये देखो प्लस प्रूफ किया है, फार्मूला अभी तो प्लस प्रूफ किया है, ये देखो, है ना, वो लिखने में गलती हो गई है, ये देखो प्लस प्रूफ किया है, फार्मूला, फार्मूला प्लस प्रूफ किया है, वो लिखने में हो गई है, प्लस आएगा, ठीक है, वो लिखने में मिस्टेक हो गई है मेरे से, ये मेरी फॉल्ट है, आपकी नहीं है, हाँ, ये मैंने गलती लिखने में गलती कर दी थी, फार्मूला प्लस प्रूफ किया था, लिखा माइनस था। अच्छा कर लोगे,
ये देखो क्वेश्चन, बात समझ गए सब लोग? हाँ, बात समझ गए? अच्छा, अच्छे से ये जब फार्मूले याद कर लोगे तो थोड़ा लगा पाओगे क्वेश्चन को कि हाँ यार क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस तरह से चलेगा। अभी हो सकता है थोड़ा पसीना आ रहा हो। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, द पीएच ऑफ 0.02 m NH4Cl सोल्यूशन विल बी। हमसे पीएच पूछ रहा है किस सोल्यूशन का? इसका। अब ये किस टाइप का सोल्यूशन है? देखो, कैटायन को OH दे दिया और एनायन को HN दे दिया, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट के पीएच का फार्मूला ये है 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। अब देखो 7 7 है, अब हमें pKb चाहिए किसका? NH4OH का। NH4OH का pKb दिया है, देखो NH4OH का Kb दिया है, तो Kb दिया है तो फार्मूला लगा दिया, pKb इक्वल टू होता है माइनस लॉग Kb। Kb की वैल्यू डाल दी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खुश हो जाओ, जनरली ऐसे ही रहते हैं। ये देखो, अब वैल्यू सॉल्व करो, ये माइनस प्लस हो गया, -5 बाहर आएगा, तो ये देखो ऐसा आया, -5 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं? -2 प्लस log 2, ये इसी तरह से लिखा जाएगा, लॉग वाला फार्मूला लगा दिया, log m प्लस log n, ये देखो ऐसे, तो ये -2 आगे आ जाएगा log 10 ये। अब इसको सॉल्व करो, ये आया 2.5, अब ये आया log 2 कितना होता है? 0.3 माइनस हो गया तो 0.3 माइनस हो गया तो 1.7, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.7 का आधा करो, 1.7 का आधा कितना होगा? तो 1.7 का आधा होगा 17, 17 का आधा क्या होता है? 0.85। अब इसको जोड़ो यार कोई बच्चा, 0.85, तो देखो पहले इसमें 7.2 माइनस कर दो तो ये आ गया 4.5। अब इसमें जोड़ दो ये, देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है तब भी इतनी मेहनत लग रही है, तो 45 में 85 जोड़ो, ओह गॉड, 1 मिनट बच्चों यार, तो ये 5 हो गया, 8 5 क्या हो गया? 8 5 13, 13 के 3 हो गया, और ये 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, ये देखो 5.35, 5.35 कहीं आंसर है? ये आंसर है, ये देखिए ये आंसर है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, मेंस में आया, ठीक है। ये देखो आप देख लो, एक आध क्वेश्चन और करा देता हूं, है ना, जैसे जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ, इधर देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, pKa of weak acid and pKb of weak base आर इतना, ये pKa दिया है, ये pKb दिया है, वीक एसिड वीक बेस का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द पीएच ऑफ देयर सॉल्ट विल बी। तो देखो सॉल्ट कैसा है? वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का फार्मूला ये होता है, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का फार्मूला ये होता है 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb, तो 7 प्लस हाफ, pKa की वैल्यू कितनी है? 3.2, pKb की वैल्यू कितनी है? 3.4, कितना आया? 16 दूनी 32, इसका मतलब ये, 17 दूनी 34, इसका मतलब ये, तो ये ऐसे आ गया 6.9 आ गया, 6.9, ये देखो 6.9 आ गया, चेक करो, है 6.9 आ गया अपना, इसको करो,
among the following the total number of compound whose equals solution turn lead litmus paper to blue। अब देखो वही क्वेश्चन है जो मैं पीछे करा के आया हूं कि इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, मगर उसने क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ कर दिया। इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो रेड लिटमस को ब्लू करता है। लेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, बेसिक सोल्यूशन करता है कि एसिडिक सोल्यूशन करता है। हाँ, टाइम हो गया, समझ गया। चलो ये होमवर्क है, घर से करके आना, कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं तुम्हें बुक से होमवर्क दे दूं। जिन बच्चों के पास बुक आ गई है वो क्या क्या करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, मैं होमवर्क दे रहा हूं, सब लोग ध्यान दे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जिन बच्चों के पास बुक आ गई है वो नीट एडवांस में क्या करेंगे। अब मैं इसके लिए और भी बनाऊंगा कि इसको डाउट कैसे लूं, इसका आपको सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा ना, मान लो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको। तो देखो आप सब टॉपिक वाइज है। सबसे पहले लिखा है एसिड बेस थ्योरी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के एंड के बी। तो पॉइंट नंबर मतलब 1 से लेके 8 क्वेश्चन ये करने हैं, 1 से लेके 8 मतलब सब हेडिंग नंबर 1 एसिड बेस थ्योरी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के एंड के बी। और दूसरी करनी है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, वो है 9 से लेके सब टॉपिक नंबर 2 9 से लेके 26, सब टॉपिक नंबर 2 9 से लेके 26 मतलब 1 से 26 तक के क्वेश्चन करने हैं। इसमें किसके किसके क्वेश्चन है, एसिड बेस थ्योरी के क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सॉल्ट वाले नहीं दिए अभी, सॉल्ट वाले आराम से देंगे कल, ठीक है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो कोई बात नहीं, उनको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी से करें। और जिनके पास है वो डीपीपी भी लगाएं, बुक भी लगाएं, क्योंकि बुक के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एडवांस लेवल के हैं ना, नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो तो नीट लेवल के ही है, मगर उनकी लैंग्वेज अच्छी है। उनमें जैसे अब देखो जरूरत मुझे क्यों पड़ रही है, देखो मैं जेई का क्वेश्चन करा रहा हूं मगर ये नीट में आ सकता है, क्यों, पूछ ही क्या रहा है, वो कह रहा है इनमें से कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, बस उसने लैंग्वेज में थोड़ा खेल दिया है। इसी तरह बुक में एडवांस क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, मगर वो सारे नीट के ही हैं, ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन आपने कम किए होंगे, इस लैंग्वेज के क्वेश्चन कम किए होंगे। देखो कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है, मगर उसकी लैंग्वेज कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछी जा सकती है वो सब इसमें मिलेगा आपको। जैसे जब तुम पेपर दो तुम्हें लगे अरे हम नई नई लैंग्वेज के क्वेश्चन तो आप पीछे से कर ही के आ रहा है, तो हमें टेंशन नहीं है। तो जिन बच्चों के पास अभी नहीं है वो परेशान ना हो, जब उनके पास आ जाए तब से लगाना शुरू कर देना। हम लोग तो इसको 2 बार करेंगे ना यार, हम लोग इसको 2 बार करेंगे, परेशान ना हो। डीपीपी भी देंगे, डीपीपी भी करेंगे। और जिनके पास है वो लगाना शुरू कर दें। वो क्या करेंगे नीट एडवांस में 1 से 8 9 से 26। अब इसके डाउट के लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, अभी ये मैं जल्दी बताऊंगा कि डाउट कैसे होंगे, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो पूछोगे किससे, हम ही से तो पूछोगे। इसमें सोल्यूशन है मगर बच्चों को सोल्यूशन समझ में आए ना आए, क्योंकि मैंने सोल्यूशन बहुत शॉर्टकट में बनाए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के जो मैंने सोल्यूशन बनाए हैं बहुत शॉर्टकट में बनाए हैं, जो मेरे से बच्चा पढ़ता है वही समझ सकता है इसके सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि थोड़े शॉर्टकट में लिखे। ऐसा नहीं है कि हाँ माना वैल्यू एक्स है फिर माना ये, ऐसा नहीं है। समझ बिल्कुल ऐसा ही सोल्यूशन है जैसे मैं नोटबुक यहां करता हूं, ब्लैक बोर्ड में करता हूं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिजिक्स की क्लास के लिए देर हो रही है, ठीक है। ये होमवर्क करके लाओगे, ये होमवर्क करके सारे बच्चे आएंगे, ठीक है। अब थोड़ी मेहनत स्टार्ट करो, टाइम पास आ रहा है तो थोड़ी मेहनत बढ़ाएंगे। अच्छा, आज शाम को 5 बजे मिलूंगा, ऑर्गेनिक में आईयूपीएससी खत्म करेंगे। शाम को 5 बजे मिलके आईयूपीएससी का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा और उसको खत्म करूंगा। तो सभी बच्चे शाम को 5 बजे लाइव आ जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे शाम को 5 बजे लाइव आएंगे और ये बचे हुए पोर्शन को हम खत्म करेंगे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। यस, बाय बाय, अपना ध्यान रखो।